Assalamu alaikum. My name is Jasmine Mirza. I am here as a biology tutor. In this channel, I give the complete lecture of FSC biology syllabus. So please like and subscribe me. Let's go on our topic. आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर को हमने स्टडी करना है। ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे कि मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहाँ प्रेजेंट है और कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हमने आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री एंड नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री में हम बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखेंगे। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है जी, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स विच इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे केमिकल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करें उनकी स्टडी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, यानी कि वो केमिकल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं उनके हम स्ट्रक्चर को, फंक्शन को एंड केमिकल कंपोनेंट को चेक करते हैं, तो इसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। हमने देखना है कि बायोकेमिस्ट्री की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंस है। बायोकेमिस्ट्री की जब हम स्टडी को देखेंगे, बायोकेमिस्ट्री की स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को यानी एनाटॉमी को जब हम स्टडी करते हैं, एनाटॉमी जो कि किसी भी चीज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो भी हमें केमिस्ट्री हम देखते हैं कि जब हमने किसी चीज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम केमिस्ट्री को स्टडी करें, यानी कि उसकी केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करें। हम देखें कि कौन से केमिकल्स मिलकर कौन से कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं जो आगे सेल और फर्दर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी कि पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर कौन से केमिकल के ऊपर बेस कर रहा है, उसे स्टडी करने के लिए यानी एनाटॉमी उसको स्टडी करने के लिए और उसे समझने के लिए केमिकल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसमें देखते हैं फिजियोलॉजी की स्टडी को, फिजियोलॉजी हम कहते हैं किसी भी चीज़ के फंक्शंस को, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं उनको, या कोई प्रोसेसेस वगैरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होते हैं उसको। जब हम किसी चीज़ का फंक्शन को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके पीछे कौन से केमिकल्स हैं और वो कौन से केमिकल्स हैं जो ये सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो फंक्शन को स्टडी करने के लिए या इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों को स्टडी करने के लिए ही हमें बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करना लाजिम होता है। तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री की स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन में, हमने बायोकेमिस्ट्री की देखा कि हमने बायोकेमिस्ट्री की स्टडी को देखा, उसके बाद हमने स्टडी किया है कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एनाटॉमी या फिजियोलॉजी जो भी हम स्टडी करते हैं उसके लिए हमें बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और दूसरा है जी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल में हो, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हम देखते हैं कि डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें या तो कार्बन प्रेजेंट हो तो हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, और अगर हाइड्रोजन हो तो कार्बन प्रेजेंट ना हो। मतलब कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों एटम्स जो हैं वो एक साथ प्रेजेंट ना हो तो उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड में हम देखते हैं कि हमारे पास कार्बन एटम मौजूद है लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है, और इसमें जो है वो हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन इसमें कार्बन एटम नहीं है, इसलिए ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास साल्ट, अल्कली, बेस वगैरह भी आते हैं। इसमें हमने पढ़ना है केमिकल कंपोजिशन को। केमिकल कंपोजिशन में हम देखते हैं कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, हमने देखना है कि कौन कौन से केमिकल्स कितनी अमाउंट में किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। इसमें हमने एग्जांपल जो ली है वो हम ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल लेंगे, किसी भी मैमल की। तो उसमें हम देखते हैं सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन जो होती है वो वाटर की होती है। वाटर किसी भी बॉडी में 70% पाया जाता है, यानी मैमल्स की बॉडी में 70% कंसनट्रेशन होती है वाटर की। देन है प्रोटीन, 80% प्रोटीन, 4% है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं 3%,
न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए जो हमारा डीएनए का मेन स्ट्रक्चर बनाता है, ये सारे जो है वो प्रेजेंट होते हैं 1.35। देन है एंजाइम और हार्मोन्स, जितने भी एंजाइम और हार्मोन्स हैं ये मिल के प्रेजेंट होते हैं 2%। इनऑर्गेनिक आयंस जिसमें है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 1%। तो ये हमने कंपोजिशन को चेक किया कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यानी कि ह्यूमन बीइंग में या मैमल्स में जो है वो कौन सा जो कंपाउंड्स हैं वो कितनी कितनी अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमने देखना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट से कोई केमिकल लेते हैं, उसके बाद उस केमिकल को दूसरे केमिकल्स में चेंज कर देते हैं, यानी कि इंटर कन्वर्जन प्रोसेस जो है वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं किसी केमिकल को एनवायरनमेंट से लेकर उसे दूसरे केमिकल में चेंज करना, इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ओवरऑल जो प्रोसेस है यानी कि सेलुलर ब्रेकडाउन, केमिकल्स का जो ब्रेक डाउन है, केमिकल्स के जो रिएक्शन है जितने भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन जो ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स होती हैं, ये है एक एनाबॉलिज्म, नेक्स्ट है हमारे पास कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बनना, यानी जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल को जब बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स का बनना। सिंपल मॉलिक्यूल से जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं तो उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म, और कॉम्प्लेक्स से जब सिंपल बनते हैं तो उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है वो सिंथेटिक प्रोसेस होता है, यानी कि किसी सिंपल मॉलिक्यूल जब वो किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं तो इसे हम कहते हैं ये सिंथेटिक प्रोसेस होता है। और इसमें हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, मतलब कि किसी सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें जो है वो एनर्जी रिक्वायर होती है। कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, जब कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल वन में टूटता है तो इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसके अलावा क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, अमाइनो एसिड से प्रोटीन का बनना, अमाइनो एसिड से प्रोटीन का बनना एनाबॉलिज्म है, और प्रोटीन जब टूटती है और सिंपल मॉलिक्यूल बनाती है उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, यानी कि प्रोटीन से अमाइनो एसिड का बनना। इसके अलावा हाइड्रोलिसिस जो हमारे पास प्रोसेस है, ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन करता है, तो ये भी कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल है। यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो किसी चीज की ब्रेक डाउन है या फिर किसी चीज के सिंथेसिस है, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हमने जो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री में हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें हमने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को स्टडी किया, फिर हमने उसकी इंपॉर्टेंस को स्टडी किया कि वो किस तरह जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उसकी स्टडी जो है वो किस तरह जरूरी है। इसके बाद हमने केमिकल कंपोजिशन को चेक किया। नेक्स्ट हमने जो है इसमें मेटाबॉलिज्म यानी केमिकल रिएक्शंस को चेक किया कि किस तरह केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं बॉडी के अंदर, सिंपल से कॉम्प्लेक्स का और कॉम्प्लेक्स से सिंपल का बनना, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस के बाद जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये था इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। हमने इसमें पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री और इसका सेकंड टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में हम देखते हैं
कि कार्बन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन सब में कार्बन जो है वो मौजूद होता है और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है। इसके अलावा इसकी स्टेबिलिटी को चेक करना है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और सी बॉन्डिंग को हमने आज देखना है। तो जो टेट्रावैलेंट है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसका क्या मतलब है। कार्बन जो है, इसके हम स्ट्रक्चर को देखते हैं पहले। कार्बन का जो मॉलिक्यूल है, इसका जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो इसका सेकंड शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब है कि ये टेट्रावैलेंट है और ये जो है वो जो इसकी स्टेबिलिटी से मुराद ये है कि ये 4 बॉन्ड बनाता है दूसरे रेडिकल्स के साथ या किसी एटम के साथ या खुद ही कार्बन एटम के साथ मिलकर 4 बॉन्ड बनाता है। उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट होती है, यानी अपनी कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो स्टेबल करता है। इस तरह ये टेट्रावैलेंट स्टेबल हो जाता है जब वो 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है, कोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और इससे ये बन जाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये कोवैलेंट बॉन्डिंग है और कार्बन भी जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट इसमें हमने देखना है कार्बन बॉन्डिंग। कार्बन बॉन्डिंग को हम देखेंगे। कार्बन बॉन्डिंग का मतलब है कार्बन जो है वो कार्बन के साथ चेन बनाए या फिर किसी और कंपाउंड और रेडिकल के साथ मिलकर चेन्स बनाए, उसे हम कहते हैं कार्बन बॉन्डिंग। हमने जो है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी को देखना है जो है कार्बन सी बॉन्डिंग, यानी कार्बन कार्बन बॉन्डिंग या कार्बन की किसी और एटम या रेडिकल्स के साथ जो बॉन्डिंग होती है उसे हम कहते हैं सी बॉन्डिंग। तो हम देखते हैं कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी जो है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है लॉन्ग स्ट्रक्चर को बनाना या लॉन्ग चेन्स को बनाना। तो कार्बन जो है वो बहुत सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स मिलते जाते हैं, कार्बन एटम्स मिलते हैं और बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाती है जो 1000 ऑफ कार्बन पे मुश्तमिल होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े। इसीलिए नेचर में बहुत ज़्यादा कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि कार्बन जो है जब वो चेन या स्ट्रक्चर बनाती है तो ये 3 तरह से चेन बनाती है। ये है अनब्रांच्ड चेन, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच्ड चेन, तीसरा है हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम इसकी अनब्रांच्ड चेन को देखेंगे। अनब्रांच चेन का मतलब है अनब्रांच्ड, जिसमें कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन एटम्स जो है वो कार्बन एटम्स के साथ मिले और एक लॉन्ग चेन जो है वो बना देते हैं। इसमें जो है दूसरे जो इसमें कोई भी ब्रांच नहीं लगी होती, एक लीनियर चेन होती है जिसे हम कहते हैं अनब्रांच चेन। अनब्रांच स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि कार्बन जो एटम है, कार्बन एटम्स के साथ चेन बनाते जाते हैं, यानी लीनियर स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं और इसमें कोई भी ब्रांच नहीं होती। तो इसे हम कहते हैं अनब्रांच कार्बन चेन या अनब्रांच कार्बन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमने देखना है ब्रांच कार्बन स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है। ब्रांच चेन में हम देखेंगे कि कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन के मॉलिक्यूल जो है वो चेन्स बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर एक कार्बन के साथ चेन, इस जगह पे एक कार्बन ने चेन बनाई है। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पर भी कार्बन ने एक चेन बनाई है। ये जो है एक सिंपल कार्बन चेन है, इसके अंदर 2 जगह पे ब्रांच लगी है, एक तो यहाँ पर कार्बन ब्रांच लगी है और एक यहाँ पर भी कार्बन ब्रांच लगी है। यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर के साथ अगर कार्बन कुछ और कार्बन एटम्स को लगा के यानी इस तरह ब्रांच बना दे तो उसे हम कहते हैं ब्रांच कार्बन चेन। इसके बाद हमने इसका रिंग स्ट्रक्चर देखना है। रिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो बेंजीन की है। बेंजीन जो है कार्बन 6 कंपाउंड पे स्ट्रक्चर है। रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर में हम देखते हैं ये जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है।
और ये जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है इसमें कार्बन के। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें एक रिंग फॉर्म में कार्बन ने अपना स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी हमने कोवेलेंट बॉन्ड में देखा है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, डबल और ट्रिपल भी बनाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेंजीन की रिंग स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल है उसमें हम देखेंगे कि कार्बन ने यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। दो बॉन्ड ये है, एक ये हाइड्रोजन के साथ और एक ये वाला कार्बन बॉन्ड, मतलब ये 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इसके 2 बॉन्ड ये हैं, एक यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ और एक ये कार्बन के साथ। इस वाले कार्बन का एक ये हाइड्रोजन है, एक ये कार्बन के साथ और 2 ऊपर वाले कार्बन के साथ। ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 2 और ये 4 कार्बन बॉन्ड पूरे हो गए। इसका जो है कार्बन का एक बॉन्ड ये है, 2 ये हैं और एक ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, 2, 3 और ये 4। तो इस तरह ये अपने कार्बन बॉन्ड्स को पूरा कर कर और अपनी वैलेंसी को पूरा करता है। इसके अलावा जो है हमने देखना है कि कार्बन कंपाउंड जो है जब ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब दूसरे कंपाउंड्स के साथ मिलता है तो कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है, जब दूसरे एटम्स के साथ मिलकर कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाता है, वो कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने देखना है कि कार्बन जो है जब दूसरे इंपॉर्टेंट एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है तो ये किस तरह जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाता है जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम देखेंगे कार्बन बनाता है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड और सल्फर के साथ भी। तो अब हम देखते हैं जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है यानी CH बॉन्ड जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये रिच सोर्स होती है एनर्जी की। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है जो कार्बोहाइड्रेट बनाने में हेल्पफुल रहता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो CH और ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। तो ये जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कार्बन जब बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ यानी CNH, जब ये मिलके बॉन्ड बनाते हैं तो ये बनाते हैं अमाइनो एसिड जो पेप्टाइड लिंकेज के बाद प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। कार्बन जब सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह हमने देखा कि कार्बन जो है वो इम्पोर्टेंट बॉन्ड्स बनाता है और उसके बाद इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स जो है वो बनाता है जो हमारी बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन में आज जो हमने चीज़ें स्टडी की हैं वो ये है कि हमने सबसे पहले कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को देखा जिसमें हमें टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, यानी कि कार्बन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में। इस तरह वो 4 बॉन्ड बनाते हैं अपने रेडिकल या एटम्स के साथ मिलके और इस तरह वो स्टेबल होता है। फिर हमने डिस्कस किया कि कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन कोवलेंट सिंपल बॉन्ड बनाता है यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। उसके बाद हमने कार्बन बॉन्डिंग को हमने स्टडी किया जिसमें हमने ब्रांच, अनब्रांच और रिंग स्ट्रक्चर को स्टडी किया। इसके बाद हम इसमें मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हम देखते हैं हमारे पास है सेलुलोज, प्रोटीन एंड फैट्स। मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, इसलिए जो है जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, इसलिए जो है वो सेल स्ट्रक्चर जो है सेलुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बनाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि इसके एग्जांपल है ग्लूकोज और आयंस, और ग्लूकोज और आयंस जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, इसलिए सेल के स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। क्योंकि अगर ये सेल के स्ट्रक्चर बनाएं तो इससे क्या है कि वो खुद ही वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं, इसलिए वो स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर तो वो सेल के स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्टोरेज करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल का। इसका मतलब ये है स्टोरेज माइक्रो मॉलिक्यूल का मतलब है कि ये स्टोर करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स को, यानी कि हम देखते हैं कि फैट्स जो हैं वो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो है वो स्टोर करते हैं फैटी एसिड्स को जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल होता है। प्रोटीन जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है और ये स्टोर करता है अमाइनो एसिड्स को जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल होता है। इस तरह मैक्रो मॉलिक्यूल्स एक तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को जो है वो स्टोर करते हैं, इसके अलावा सेल के सेलुलर स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं।
ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट हमने इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।